गाइस हम लोगों ने टर्बो का यूनिट 4 ओके यूनिट 4 में स्टीम टरबाइन खत्म किया है। उसमें एक थ्योरी पार्ट जो है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, दैट इज जस्ट अ डेरिवेशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर रिएक्शन टरबाइन। एंड साथ ही साथ में एक टर्म है जिसका थ्योरी आता है रीहीट फैक्टर बोल के, वो दे दूंगा आपको। इट इज लाइक 15-20 मिनट्स का वीडियो रहेगा एंड उतना ही खाली आपको देखना रहेगा। दैट इज नाउ ओवर, वो सब कुछ खत्म हो गया है। लेट अस गेट इनटू द लास्ट यूनिट ऑफ द टर्बो मशीन्स व्हिच इज कंप्रेसर। ओके, कंप्रेसर में दो चैप्टर बोलते हैं, जिसमें एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है और एक्सियल कंप्रेसर होता है। जिसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का थ्योरी और न्यूमेरिकल है, और एक्सियल कंप्रेसर का आपके सिलेबस से पहले तक न्यूमेरिकल हुआ करता था लेकिन अब वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो उसमें सिर्फ कैसा उसका कंस्ट्रक्शन है और उसका बेसिक कैसा वर्किंग है वो पूछा जाता है। तो इट इज लाइक इस यूनिट में पूरा फोकस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पे खाली होता है। एंड लास्ट में मैं आपको उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी बता दूंगा जो कि एक्सियल कंप्रेसर का होता है। काफी इजी होता है, एक बार सेंट्रीफ्यूगल समझ गया तो एक्सियल अपने आप समझ जाता है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आपको दिखाता हूं दिखता कैसा है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर अगर आपने यूनिट 5 अटेंड किया है, ओके यूनिट 5 क्या था, डू यू रिमेंबर? बाकी लोग पंप्स। हाँ, यूनिट 5 वो सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, सिर्फ पंप मत बोलो, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, पंप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसमें आज जो हम लोग नया यूनिट शुरू कर रहे हैं इट इज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो नाम में इसमें भी सेंट्रीफ्यूगल आता है, इसमें भी सेंट्रीफ्यूगल आता है। तो ये दिखता कैसा है बा आपको बताता हूँ। कौन सा यूनिट है? यूनिट 6 दिखेगा। नहीं। ओके, एक सेकेंड। आता हाँ वो दिखता है, दिख रहा है। ओके जीरा पवन भाई, प्रणव भाई ये लगता बच्चा है। जिंदगी में बहुत तेज है ये बच्चा। ये बच्चा बहुत दिनों बाद आया है, क्या भानगढ़ है? चलो, कहाँ गए थे प्रणव? डायग्राम दिख रहा है बच्चों? नहीं, कारली प्रणव भाई ने पार्टी देते। हाँ, वेरी गुड यार, कांग्रेचुलेशन सभी को। देखो ध्यान दो। प्रणव भाई ने एक बुलेट लिया अभी, पता है क्या आपको? कल यार ये ध्यान दो। हाँ, इधर देखो, कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम दिखता रहेगा। देखो ये केसिंग दिख रहा है, वॉल्यूट शेप केसिंग बोलते हैं इसको। ओके, ये वॉल्यूट केसिंग है। यहाँ पे एक देखो रिंग दिखेगा, आउटर रिंग, इसे बोलते हैं रिंग ऑफ गाइड वेन्स, या फिर इसको डिफ्यूजर्स भी कहते हैं। और इधर जो ये बीच में सेंटर में दिख रहा है ये इम्पेलर है, इम्पेलर है। और सेंटर में शाफ्ट है और ये आई ऑफ इम्पेलर कहलाता है। बहुत कुछ मैच होता है इसका विथ सेंट्रीफ्यूगल पंप, बहुत कुछ, मतलब लिटरली सेंट्रीफ्यूगल पंप ऐसा ही दिखता है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। चेंजेस क्यों हैं उसके पीछे कारण है। वहां पे जो फ्लूइड है वो लिक्विड है और यहाँ पे जो फ्लूइड है वो गैस है, एयर है लेटर से, इसलिए कंस्ट्रक्शन चेंजेस हो जाएंगे। आपके सामने दो व्यू है, एक लेफ्ट में जो व्यू है दैट इज साइड व्यू, ये कट सेक्शन व्यू है, और राइट साइड में फ्रंट व्यू आप कह सकते हैं इसका। अभी यहाँ पे साइड व्यू में अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो, ये है इसका नोजल शेप्ड आई ऑफ इंपेलर, ये रहेगा नोजल शेप्ड आई ऑफ इंपेलर। इसको हब बोलते हैं, इसको हब या फिर बॉस बोलते हैं। यहां से एयर एंट्री मारता है। ओके, यहां से एयर एंट्री मारता है। ये जो एयर एंट्री मारता है बच्चे लोग ध्यान दो, ये क्या है, ये हब या फिर बॉस है। यहां से एयर एंट्री मारता है, ये एयर यहां से एंट्री मारता है। तुमको पहला एनकाउंटर जो करना पड़ेगा दैट विल बी एयर को इसके साथ में, ये रहेगा पहला एनकाउंटर का, उसका सामना बोल सकता है। ये रहेगा नोजल वाला पार्ट, इसको नोजल कहते हैं। नोजल क्यों कहते हैं अगर तुम ध्यान से देखो तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस कट सेक्शन। आप देखो नोजल जैसे दिख रहा है क्या, दिख रहा है कॉन्वर्जन डायवर्जन नोजल की तरह, वो दिखता है ना। ये वाला जो सेक्शन है बच्चे लोग, ये सेक्शन कॉन्वर्जन डायवर्जन नोजल की तरह होता है, ये वाला सेक्शन इधर भी और इधर भी। इसका ये जो सेक्शन है तो आपको खाली कट सेक्शन दिख रहा है। ऐसा थ्रू आउट जो एयर है ना पूरे पेरीफेरी में नोजल एक्सपीरियंस करता है, मतलब नोजल जैसा इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है। नोजल में क्या होता है, नोजल का काम क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ाना, वेलोसिटी, प्रेशर गिराना, वेलोसिटी बढ़ाना। बराबर, परफेक्ट। ये नोजल का वही काम है, यहां पर भी वही काम है उसका। तो पहला नोजल आता है। नोजल के बाद में ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको इंपेलर बोलते हैं, ये हो जाता है इंपेलर। अच्छा, इंपेलर अगर आपको याद हो, आपका जो ब्लेड इसका था सेंट्रीफ्यूगल पंप का,
उसका इंपेलर कुछ ऐसे कर्व्ड शेप था, ऐसे ऐसे कर्व्ड शेप था। यहाँ पे कर्व्ड शेप नहीं है, यहाँ पे ये जो ब्लेड है ये थोड़ा सा अलग दिखता है, इसका कंस्ट्रक्शन अलग है। अब ये एग्जैक्टली ऐसा शेप है क्यों, समझाता हूं। ये कैसा होता है, इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ ब्लेड आते हैं, ये वन ऑफ द टाइप है। ओके, ये वन ऑफ द टाइप है। ये जो ऊपर का जो पार्ट दिखता है ना, इमेजिन कर लो अगर ये कोई पेपर है, ये जो पेपर है, ये पेपर अगर ऐसा स्ट्रेट रहेगा, ये स्ट्रेट रहेगा, तो ये वही इंपेलर का ब्लेड ऐसा ही है। और वो जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, वो ऐसा है, वो ऐसा कर्व किया हुआ है। जेबा मतलब आउटलेट के पास उसको कर्व किया है क्या? नहीं 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 नहीं, ये अगर इनलेट है और ये अगर आउटलेट है तो ऊपर से उसको ऐसा किया हुआ है, ऊपर से ऐसा किया, मतलब किसको? ये आई ऑफ इंपेलर है और ये आउटलेट है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ये देखो, ये आई ऑफ इंपेलर है और ये आउटलेट है, और ये ब्लेड जो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मतलब टॉप व्यू से ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको टॉप व्यू से ऐसा, ये रहा वो ब्लेड। अब ये ब्लेड स्ट्रेट लाइन होता, अगर ये ऐसा ये नहीं बना रहता ना बच्चे लोग, ये अगर नहीं बना रहता ना तो ये ब्लेड ऐसा दिखता, लेकिन वो उसका मतलब है उसको ब्लेड को ऐसा किया गया, समझ में, ऐसा कर्व किया। इसको श्राउडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्राउडिंग क्यों करना पड़ता है? बिकॉज ये जो फ्लूइड है, गैस होने के कारण इसको पकड़ के रखना पड़ता है, इसको दबाए रखना पड़ता है। लिक्विड को ऐसा नहीं करना पड़ता, लिक्विड अपने आप एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं बाय कोहेसिव फोर्स, गैसेस एक दूसरे को पकड़ के रखते नहीं है, समझा? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके लिए अपन सेंट्रीफ्यूगल वर्ड पे फोकस करेंगे बाद में, बट फिलहाल के लिए केसिंग का जो ये जो ब्लेड है कुछ ऐसा दिखता है। ये ब्लेड है, इसको ऐसा कर्व किया गया है। ब्लेड अलग अलग प्रकार के होते हैं, कभी स्ट्रेट भी होते हैं, कभी इस तरह कर्व भी होते हैं, कभी पीछे की तरफ कर्व भी होते हैं। ऐसे 3 प्रकार के ब्लेड होते हैं। मतलब इट कैन बी स्ट्रेट, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। और फिर ऐसा श्राउडिंग किया रहता है उसके ऊपर, ये रहता है श्राउडिंग। समझ में आया? मतलब मार्केट में अलग अलग वेरिएशन आपको मिलेंगे। ओके, क्या डियर? किसके मिलेंगे? वेन्स के ना? वेन्स के, हाँ वेन्स के अलग अलग वेरिएशंस होते हैं इंपेलर के ब्लेड के, तो इसको वेन्स बोलते हैं। ये जो वेन्स है, ये वेन्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं, लेकिन मेन आपको आज का फंक्शन क्या है समझना कि दिखता कैसा है ये और इसका वर्किंग कैसा है, दैट्स इट। ओके, ये हो गया आपका इंपेलर का ब्लेड। इसके बाद में ये जो है ना, इसको डिफ्यूजर कहते हैं, डिफ्यूजर। अब ये डिफ्यूजर इज लाइक वोर्टेक्स चेंबर बोलो, या फिर इसका एक ही काम है, जो भी फ्लूइड आ रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी कम करो, प्रेशर बढ़ाओ। मतलब डिफ्यूजर नोजल का उल्टा होता है। नोजल का काम क्या होता है? प्रेशर गिराओ, वेलोसिटी बढ़ाओ, बराबर। डिफ्यूजर का काम ठीक विपरीत होता है, उल्टा होता है, प्रेशर को बढ़ाओ, बदले में वेलोसिटी घटाओ। परफेक्ट, एग्जैक्टली उल्टा, ऐसे उसको डिफ्यूजर कहते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंप्रेसर का काम होता है प्रेशर बढ़ाना। कंप्रेसर काम क्या होता है? प्रेशर बढ़ाना। वो प्रेशर बढ़ाने का काम करता है, प्रेशर बढ़ाए हुए गैस को सिलेंडर में भरा जाता है, बराबर। कंप्रेसर का क्या काम है? उसका काम है एक सिलेंडर में या किसी एप्लीकेशन में कंप्रेस्ड मतलब हाई प्रेशर एयर सप्लाई करना। तो ये हाई प्रेशर मतलब मेन पर्पस इसका प्रेशर बढ़ाना ही होता है, इसका मेन पर्पस प्रेशर बढ़ाना ही होता है। इसलिए तो देखो ये वॉल्यूट केसिंग अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका एरिया बढ़ता 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 जा रहा है, बराबर। यहां पे देखो एरिया छोटा है कंपेयर टू ये एरिया देखो कितना बड़ा है, बराबर। इसका क्या पर्पस है? इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो एयर बाहर निकल रहा है डिफ्यूजर से, वो इस केसिंग में जाके हायर क्रॉस सेक्शन एक्सपीरियंस करेगा। और आपको मालूम है जब भी एरिया बढ़ता, वेलोसिटी घटता, प्रेशर बढ़ता, बराबर। ओके, ये ओवरऑल मैंने आपको बताया कि सबका फंक्शनिंग क्या हो सकता है। एयर को अपन बात करेंगे कंटिन्यूटी में कि एयर क्या एक्सपीरियंस करता है, बाकी सब ऐसे ही क्यों हैं, ऐसा नहीं होता तो क्या होता, वो सारी बात करेंगे। बट फिलहाल आपके सामने कितने कंपोनेंट्स है उस पर फोकस कर लो। आपके सामने अभी यहाँ पे बच्चे लोग, मैं जहां जहां पे आपको फोकस करने के लिए बोलूंगा वो क्या है? पहला है आपका नोजल। ओके, पहला जो है वो आपका नोजल है।
नोजल में क्या हो रहा है, ध्यान से देख लो, एरिया गिरता, बराबर ना? ओके, उसके बाद में जिस पे आपको फोकस करना है दैट इज दिस पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्पेलर। इसको बोलते हैं इम्पेलर। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट है इम्पेलर। इम्पेलर, इम्पेलर मतलब यहाँ पे ये वाला सर्कल इम्पेलर। उसके बाद जिस पे आपको फोकस करना है वो ये है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजर। ओके, किसको? ये वाला पार्ट, ये जो है ये डिफ्यूजर है, और ये भी डिफ्यूजर है। और ये डिफ्यूजर कहाँ पे दिख रहा है? ये जो सर्कल दिख रहा है लास्ट का, ये वो डिफ्यूजर है। ये हो गया डिफ्यूजर। एंड उसके बाद में केसिंग, ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल इसका है, और ये जो सर्कल है ना, ये किसका है? ये सर्कल इसका है। तो ये क्या है? ये केसिंग है। तो क्या है सीक्वेंस? क्या है? नोजल, इम्पेलर, डिफ्यूजर, केसिंग, बराबर? ओके, अगर ये सारी बातें समझ गई है तो मैं आपसे फिर इतना कहूंगा कि आप खाली चैप्टर का नाम लिखो, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, और ये जो डायग्राम है इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख दो, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, और फिर हम लोग बोर्ड पे मिलेंगे, बोर्ड पे कुछ बातें करेंगे, ठीक है? यूनिट 6 है ना ये? यस यार, यूनिट 6 है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर लिखो, टाइटल कंप्रेसर लिखो, एयर कंप्रेसर लिखो, उसमें चैप्टर 1 सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। एकदम चुप। अरे दिखा रहे क्या वो आपको ईयरफोन? काय को दिखा रहे? एयर क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, एयर क्या अरे, आपने? अभी खर्चा क्या है, दिखाने का नहीं तो क्या करने का? शॉप कर रहे अरे, हैं। सर लेकिन आप पिन ही नहीं हो रहे, सब कुछ ट्राई हमको- करके देखा, पिन नहीं हो अरे रहे अपने ससुराल देश का में। गिफ्ट है वो, मकर संक्रांति का। हाँ, आर्मी हमको कैंटीन में। पता है वो कैंटीन में का है। तो बाजार में मिला है, कैंटीन में अब डिस्काउंट सुने? मिला है। सर बस, वो नहीं वो वेज आप की पिन नहीं पार्टी हो रहे ना करेंगे। सर। सर वो वेज की पिन नहीं हो पार्टी रहे आप। करेंगे हम। इसको बताओ सर पिन कैसे करने का। अरे डियर, अरे, आपको ये- पिन करने की नहीं। जरूरत नहीं है, मैंने स्पॉटलाइट किया है। लेकिन ये सब दिख रहे हैं मेरे को। आपको सब दिख रहे हैं? आप फिर हाइड हे करना, नॉन वीडियो पार्टिशन हा. अरे चला का? ऐक ना सर, मजा. ऐक ना, अरे बाप सरांना ऐक ना, अरे बाप। मयूर चला डियर. बोल ना. यूनिट 6 का नाव अरे वो बोल रहा है, उसको बोलने तो दो। अरे बोलता बोलताच आवाज गेला त्याचा. सेंट्रीफ्यूगल अरे सर कंप्रेसर. म्यूट केलं, सरांनी म्यूट mute केलं केलं. त्याला. सर भी अभी देखो किसे मुस्कुरा, गजब वो बोल बेइज्जती रहा है, वो बेचारा गजब बोल रहा बेइज्जती. है. पासी सर और गरीब- बहुत गरीबों- बहुत जुल्म गरीबों पे करते हैं अत्याचार बेचारे पे, अरे बाप। बहुत हाँ, जुल्म उसके करते हैं उस बोझ। बेचारे पे, उस क्या बेचारे पे. क्या आपने हेडफोन लिया तो आप अत्याचार करोगे क्या उस पे? हाँ ना. बच्चों पे, बहुत- बच्चों को खून पी रहे हो आप, याद हमारे रखना. पास भी है लेकिन हम दिखाते नहीं है. हाँ. ये सब ये रिकॉर्ड हो आपके रहा वो है. हेडफोन अरे की यार, प्राइस में ये- हमारे ये ज्यादा 3-4 है. बच्चों का 1 महीने का खर्चा निकल जाता। ये ज्यादा हो रहा है सब कुछ. अरे भाई अरे पूरे यार, सेमेस्टर के एक फी ये निकल ना, जाती है. ये रिकॉर्ड हुआ है बोल, अभी, बोल. अपन हाँ. वायरल करेंगे पूरा. बोल महादेव, बोल बोल. कितना हुआ सर? 1-2 लाख यूनिट हुआ होगा से- ना इसका प्राइस? यूनिट 6 आवाज नहीं आ आवाज रहा नहीं आ आपका. रहा है. म्यूट आवाज हो. नहीं आ रहा. म्यूट है म्यूट आप. हो. As you sow, so shall you reap. महादेव भाई, ओहो. ओ महादेव भाई, दीपक भाई हाँ, के- सर. जो दूसरे के लिए ज्यादा- कंटाल आप किया. रहने दो ना, आप रहने दो ना. उसको अभी मैंने बताओ लिखा ना ना चैप्टर का एक नाम. बार. सर उसको क्लियर बता दो ना, आपको नहीं, पता ये है. लिखा है. हमको सेंट्रीफ्यूगल कंप्यूटर लिखा कंप्यूटर हुआ है. कर दो ना. सेंट्रीफ्यूगल कंप्यूटर लिखा हुआ है. कंप्यूटर. हाँ, सेंट्रीफ्यूगल कंप्यूटर. सर, वो ऑटो फोकस एयर बंद कर दो ना. कंप्रेसर इसलिए पूछा. वो छोटू, बेचारा शुभमन पहला गिल दिन है, 91 ये पे बंद आउट नहीं हो गया। करता है छोटू. सेंट्रीफ्यूगल ओ कंप्यूटर. छोटू, पहला दिन है क्या तेरा? नहीं सर, वो बार बार हो रहा है. वो बार शुभमन गिल होता है. 91 पे आउट हो गया। नहीं, सर, बार ड्रॉ करने करना है में क्या अच्छा आपके है. साथ? नहीं तो नहीं, विला आपको हाणत सिर्फ होता सुनना राव. है. त्याडुलकर रो राहता सर. शुभमन गिल आउट होता हम्म. म्हणते जावई माझा जावई. हाँ, अभी उसकी जिंदगी से आउट हो जाएगा वो, डोंट वरी. ऐसा कैसे? आप क्यों नजर लगा रहे? आपको नहीं पट्टी तो क्यों हाँ. नजर लगा रहे? हाँ. हाँ ना. मैं आपके लिए अच्छा सोच रहा था, बट ठीक है, कोई बात नहीं. अरे सुनते नहीं. नहीं चाहिए हमको. नहीं चाहिए। हाँ. सुनते गाइस, ऐसा पहला दोस्त का माल खाते कंपोनेंट, नहीं हम. दूसरा कंपोनेंट. हाँ, इच्छा सबकी होती, जलते नहीं. सुनते सुनते गाइस, चार कंपोनेंट में सबसे पहला है नोजल. जो पहला एनकाउंटर एयर करता वो नोजल करता. दूसरा इम्पेलर. दूसरा क्या है? इम्पेलर. तीसरा क्या है? डिफ्यूजर. तीसरा है डिफ्यूजर. एंड चौथा है वॉल्यूट केसिंग. यह है केसिंग. ओके, अब यहाँ पे कंप्रेसर का मेन पर्पस क्या आपको याद होना चाहिए? कंप्रेसर का मेन पर्पस है हवा को बाहर से लाओ, बाहर की दुनिया मतलब एटमॉस्फेयर. इधर एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नहीं तो सिलेंडर रहेगा. ओके, एप्लीकेशन नहीं तो सिलेंडर रहेगा. बाहर की दुनिया से हवा लो
और हवा को सिलेंडर में पहुंचा दो। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 बार रहेगा शायद से, और आप इसको मोर देन 1 बार करके सिलेंडर में भर देते हैं एज पर योर रिक्वायर्ड एप्लीकेशन। अब ये सब क्यों होता है, ध्यान से सुनो। अब ये कैसे होता रहेगा, आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपका जो इंपेलर होता है, ये जो आपका इंपेलर रहता है, ये इंपेलर का आई जो है, ये आई है, आई ऑफ इंपेलर, और ये आउटर पेरिफेरी। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ हवा रहेगा, ऑलरेडी हवा रहेगा। जब ये घूमना शुरू करेगा, ओके, जब ये ऐसे घूमना शुरू करेगा, तो घूमना शुरू करेगा तो लिक्विड का कैसा है, वो सरफेस को पकड़ के रखते हैं, इसलिए पे नॉर्मल रेडियल ब्लेड होते हैं। गैसेस जो होते हैं, जब कोई चीज मूव करता है तो उसको छोड़ के भागना चाहिए, क्योंकि उसका कोहेसिव फोर्स बहुत कम होता है, एडहेसिव फोर्स बहुत कम होता है, तो गैसेस पकड़ के नहीं रखते, तो वो सरफेस को पकड़े रहे, चिपके रहे। मतलब इस ब्लेड के मोशन का मोमेंटम हवा के पार्टिकल को मिले, इसलिए वो जो केसिंग होता है, जो इंपेलर होता है, वो थोड़ा सा श्राउडेड होता है, वो हवा को नीचे दबाए रखता है। उससे फायदा क्या होता है, उससे इसका जो मोशन है, इसका जो मोमेंटम है, वो हवा के पार्टिकल्स को मिलता है कंटिन्यूअसली, वरना वो मिलेगा नहीं, क्योंकि कांटेक्ट लगातार बना नहीं रहता है। इसलिए वो उनका काम है कि हवा को नीचे दबाए रखना, ताकि वो ब्लेड के साथ में मोमेंटम शेयर कर सके। होता क्या है, जब ये घूमना शुरू करता है, जब ये घूमना शुरू करता है, तो लो आरपीएम पे कुछ नहीं होता है, लो आरपीएम पे कुछ नहीं होता है। मतलब अगर आपको फर्क बताऊं, तो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के मुकाबले ये 10 गुना ज्यादा हाई आरपीएम पे घूमता है, 10 गुना ज्यादा हाई आरपीएम पे घूमता है। वो अगर 1000 आरपीएम पे घूमता है, तो ये 10,000 आरपीएम पे घूमता है, तब जाके आपका काम भर का प्रेशर बनता है। 1500 आरपीएम पे अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप घूमता है, तो ये 15,000 आरपीएम, आपको ये कभी भी 8,000, 10,000, 15,000, 12,000 इसी आरपीएम पे ही एप्लीकेशन मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल का, उससे कम नहीं मिलेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में एयर होने के कारण, अच्छा, एयर क्या होता है, इजीली सरफेस को छोड़ देता है, टच नहीं करता है, इजीली एनर्जी नहीं लेता है, इसीलिए इसको ज्यादा जोर से घुमाना पड़ता है, तब जाके इसका मोमेंटम एयर को इजीली मिल पाता है। तो मान लो ये घूमना जब शुरू कर देगा एक इनफ आरपीएम पे, तो यहाँ पे जो हवा रहेगी, वो हवा भी घूमना शुरू हो जाएगी, और हवा को भी मास होता है, हवा के पार्टिकल लिंबू द्या सल्ला, लिंबू। सर मैं ये बता सकता हूँ, इसने जानबूझ के किया है, जानबूझ के किया है। इसने जानबूझ के किया है, मैं बता सकता हूँ ये। कोई तो पोहे खा रहा है, उसको नींबू चाहिए। मयूर भाई इट्स ओके, सुनते, इधर जो हवा है, वो हवा के पार्टिकल को भी मास है। अब वो मास जब घूमेगा, तो यू नो व्हाट डज अ मास व्हिच रोटेट्स एक्सपीरियंस। Whenever any mass, if it is rotating, it will experience an outward push, an outward push, an outward push, an outward push. मतलब यहाँ पे जितने भी हवा के पार्टिकल हैं, वो आउटवर्ड पुश एक्सपीरियंस करेंगे, वो आउटवर्ड पुश एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब वो धकेले जाएंगे, चल निकल, चल निकल, चल निकल, ऐसे धकेले जाते हैं। जब ऐसे बाहर की तरफ धकेले जाते हैं, तो सेंटर के पार्टिकल जब हट जाते हैं, तो सेंटर पे जगह खाली हो जाती है। जगह का खाली होना ही मतलब होता है वैक्यूम, जगह का खाली होना ही मतलब होता है वैक्यूम, और वैक्यूम का मतलब है वहां पे कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं है तो ये चीज इधर रहेगी, इधर वैक्यूम बन चुका रहेगा इंपेलर के इनलेट पे, और ये पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर गया है, तो यहाँ पे वैक्यूम जो है, वो वैक्यूम बाहर की हवा को खींचती है, बाहर की हवा को खींचती है। मतलब वैक्यूम किधर है, इधर है, किधर, इंपेलर के इनलेट पे वैक्यूम है, इंपेलर के इनलेट पे वैक्यूम है, और वो वैक्यूम एटमॉस्फेयर की हवा को अब खींचेगी। क्यों? क्योंकि वैक्यूम का काम है हवा को खींचना, तो वो हवा को खींचेगी, और जब हवा फ्लो होते हुए आएगी, तो उसको रास्ते में नोजल का सामना करना पड़ेगा। नोजल जो होता है, वो एक कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एरिया बनाया गया है। नोजल में जब हवा गुजरती है, तो नोजल क्या बोलता है, चलो जब यहाँ पे वैक्यूम है, तो हम इसको ऐसा डिजाइन करेंगे कि जो हवा एंटर मारेगी, जो हवा एंटर मारेगी, उसको एक कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से गुजरना पड़ेगा, जिसके वजह से वहां पे जो भी फ्लूइड बाहर के प्रेशर से एंट्री मारते हुए आएगी, उसका वेलोसिटी बढ़ता हुआ आएगा। मतलब
एटमॉस्फेयर का जो एयर होता है उसका वेलोसिटी नेग्लिजिबल होता है। एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है ये आसपास की हवा का वेलोसिटी नेग्लिजिबल रहता है, जो आप इजीली एक्सपीरियंस करेंगे कि अरे बहुत कम है। तो नेग्लिजिबल वेलोसिटी का एयर जब यहाँ से वैक्यूम एक्सपीरियंस करता है इनलेट पे, तो नोजल उसको हेल्प करता है फ्लो होने में। नोजल क्या करता है? हेल्प करता है उसको फ्लो होने में। क्यों? क्योंकि नोजल काइंड ऑफ उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, और वो वेलोसिटी के कारण यहाँ की हवा फ्लो होते हुए इंपेलर तक पहुंचती है। नोजल क्या करता है? नोजल में प्रेशर को और गिरने में मदद मिलती है, बदले में काइनेटिक एनर्जी एयर में इंड्यूस होता है। तो नोजल एक असिस्टिंग पार्ट है। जो इसने वैक्यूम बनाया है उस वैक्यूम के वजह से फ्लो को तैयार करने में हेल्प नोजल करता है। तो नोजल क्या करेगा? नोजल जोर से आने में हेल्प करेगा। तो इसके कारण जो भी हवा एंटर मारेगी उसका नोजल प्रेशर गिराएगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा, और फिर कुछ वेलोसिटी से हवा इंपेलर में एंट्री मारेगी। कुछ वेलोसिटी से हवा इंपेलर में एंट्री मारेगी। वो वेलोसिटी से जब हवा एंट्री मारेगी इंपेलर की तरफ, अगर तुम ध्यान से देखो, इंपेलर में ये इनलेट रहता है और ये आउटलेट रहता है। मान लो अगर मैंने से 4 ब्लेड बनाए, ऐसे 4 ब्लेड, यू कैन इजीली सी यहाँ के मुकाबले यहाँ पे सरफेस एरिया जास्ती है। तो जब फ्लो बाहर की तरफ आता रहता है तो फ्लूइड को वापस से इंक्रीज इन एरिया एक्सपीरियंस होता है। इंक्रीज इन एरिया एक्सपीरियंस, और व्हाट हैपेंस व्हेन द एरिया इंक्रीजेस? द प्रेशर इंक्रीजेस। तो एरिया बढ़ता तो प्रेशर बढ़ता, एरिया बढ़ता तो प्रेशर बढ़ता, ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली। मतलब काइनेटिक एनर्जी गिरेगा, बदले में प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन इसके रोटेशन की वजह से ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो गिरा हुआ काइनेटिक फिर से बढ़ा देता है। मतलब जो काइनेटिक कम होना चाहिए एरिया बढ़ने के कारण, उस काइनेटिक को गिरने नहीं देता ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या करता है? वो हवा को और धक्का देके और काइनेटिक बढ़ा देता है। तो इंपेलर में वर्क ट्रांसफर होता है। इंपेलर में वर्क ट्रांसफर होता है। वर्क ट्रांसफर मतलब क्या? क्योंकि बॉडी इज मूविंग, नोजल मूव नहीं करता, इंपेलर मूव करता है। तो यहाँ पे वर्क ट्रांसफर होता है। वो मैकेनिकल वर्क के वजह से फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी और बढ़ता है। तो यहाँ पे न सिर्फ प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पे वेलोसिटी भी बढ़ता है। तो पहले क्या हो गया? प्रेशर घटा, वेलोसिटी बढ़ा। फिर क्या हो गया? प्रेशर भी बढ़ा, वेलोसिटी भी बढ़ा। समझ में आया? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से प्रेशर, सॉरी, वेलोसिटी भी बढ़ता है। प्रेशर के साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वेलोसिटी भी बढ़ता। थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या डियर? वैक्यूम के बारे में बताओ ना। क्या बताओ वैक्यूम के बारे में? चालू में क्या, मतलब शुरू में क्या होता? प्रेशर कोई बात नहीं, रखो, रहने दो, आप रहने दो, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे इंपेलर और नोजल का वर्किंग में बता दिया। इधर प्रेशर गिरता, वेलोसिटी बढ़ता। इंपेलर को टुकड़ों में समझ लो। इंपेलर में क्या होता है? एरिया बढ़ता रहता है, और बढ़ते हुए एरिया के कारण प्रेशर बढ़ता रहता है। और वेलोसिटी क्यों बढ़ता है? बिकॉज देयर इज एडिशनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ता रहता है। डिफ्यूजर नेक्स्ट कॉन्सेंट्रिक रिंग होता है जो कि स्टेशनरी होता है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रिक रिंग जो होता है विच इज स्टेशनरी, यहाँ पे ऐसा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रिक रिंग होता है विच इज स्टेशनरी। तो वो स्टेशनरी होने के कारण वहां पे कोई वेलोसिटी में बढ़ाव नहीं होगा, लेकिन दैट इज काइंड ऑफ सेम लाइक इंपेलर। जैसे यहाँ पे एरिया बढ़ रहा था वैसे यहाँ पर भी तो एरिया बढ़ ही रहा है। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द प्रेशर इंक्रीजेस बट वेलोसिटी डिक्रीजेस। पता? हाँ सर। एरिया बढ़ता तो वेलोसिटी घटता, प्रेशर बढ़ता, ये तो अपने को याद है। ये यहां पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था जिसने वेलोसिटी को और बढ़ाने में मदद की। अगर ये घूमता नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता, तो जो यहां हुआ वो यहां पर भी होता। ऐसा ही ठीक केसिंग में भी होता है। केसिंग कैसा है? वॉल्यूट शेप का है। एरिया बढ़ता 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 जाता, एरिया बढ़ता बढ़ता। आपके स्क्रोल केसिंग जो रिएक्शन टरबाइन में था उसके मुकाबले ये वॉल्यूट शेप होता है। मतलब ज्यादा ही एक्सपोनेंशियली इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ता है कंपेयर टू दैट
स्पाइरल केसिंग। स्पाइरल केसिंग का ड्रॉबैक क्या है? स्पाइरल केसिंग का ड्रॉबैक कुछ नहीं है, उसका काम एक ही था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लूइड एंट्री मारना चाहिए, तो वो ग्रेजुअली एरिया घटाता था। ये क्या बोलता, पर्पस क्या है अपना, प्रेशर बढ़ाने का, बराबर ना? तो प्रेशर कैसे बढ़ता? प्रेशर बढ़ता जब एरिया बढ़ता, तो जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए वॉल्यूट केसिंग का एरिया जोर से बढ़ता एंड बदले में आपको बहुत सारा प्रेशर मिलता। केसिंग बोलता है, मैं तो बोलता हूं गिरा दो, पूरा वेलोसिटी खत्म कर दो, लेकिन बदले में मेरे को क्या चाहिए? प्रेशर। प्रेशर। इसलिए यहां से निकलने वाला जो फ्लूइड है उसका वेलोसिटी नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल, लेकिन प्रेशर मैक्सिमम होता है। समझ में? हाँ सर सर। अगर सर मतलब अगर ये रास्ता। हाँ डियर। सर अगर प्रेशर सॉरी वेलोसिटी गिरा दिया तो फिर वो आगे ऊपर ट्रैवल कैसे करेगा? नेग्लिजिबल बोला, जीरो नहीं बोला, नेग्लिजिबल। हाँ फिर भी। ट्रैवल क्या, आगे सिलेंडर लगा के भरने का है मेरे को, ट्रैवल थोड़ी कराने का। अच्छा ओके। बराबर? तो ये जो चार कंपोनेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी नेग्लिजिबल से रास्ता शुरू होता है और नेग्लिजिबल पे खत्म होता है। वेलोसिटी नेग्लिजिबल से रास्ता शुरू होता है, नेग्लिजिबल से खत्म होता है, लेकिन बीच रास्ते में क्या होता है? बीच रास्ते में हर पग पे प्रेशर बढ़ता, प्रेशर बढ़ता, प्रेशर बढ़ता। समझ में आया? हाँ सर। अब मैं स्टोरी के फॉर्म में एक बार मैं पूरा बताता हूँ क्या होता रहेगा, तो आप इसको रिवाइज कर लो, एक ही फ्लो में इसको समझ लेना, ठीक है? होता क्या है, अब हवा के साथ क्या एक्सपीरियंस होता है वो समझाता हूं। सबसे पहले जैसे आपने बटन चालू किया, बटन चालू करने के बाद में ये हल्लू हल्लू घूमना शुरू करता है। जब ये हल्लू हल्लू घूमना शुरू करता है, आसपास की जो हवा है अचानक से देखते हैं कि अपने नीचे की धरती घूम रही है। बोलते चल ठीक है देख लेंगे, अपन थोड़ी चिपक के बैठे हैं उसको, ये घूम रहा है ना, चल अपन इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ के थोड़ा हवे में रहेंगे, थोड़ा सा सरफेस से दूर रहेंगे। तो जैसे ही ये घूमता है वो दूर जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे सारे पार्टिकल दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं था कि इनके ऊपर वो श्राउड बना के रखा हुआ है कि तू जितना जोर से ऊपर आएगा उतना ही तू रिएक्शन खा के फिर से नीचे जाएगा। जैसे तू नीचे से जोर से आएगा मैं तेरे को फिर से जमीन के पास फेंकूंगा, तो हवा बेचारा उधर ही फंसा रह जाता है। वो इस डर के मारे छोड़ के आया था कि नीचे की जमीन घूम रही है, लेकिन ऊपर का जो जमीन है वो भी बोलता जाने थोड़ी देंगे तुझे, वो नीचे दबा देता है। ये स्लो स्पीड में ज्यादा नहीं हो पाता है, स्लो स्पीड में हवा के ऊपर ये सरफेस इतना गेम नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है वैसे वैसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल ऊपर नीचे करना शुरू करते हैं और फिर अचानक से उन्हें समझ में आता है वो फंस गए। अब कुछ भी करके उनको काइनेटिक एनर्जी नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा? कुछ तो हुआ, आपका आवाज कम हो गया, सबको लगता समझ में है आ रहा? उसको वो डिस्कनेक्ट हो गया है, वो लगता है वो आवाज कम है अचानक से बहुत। हेडफोन। अभी आ रहा? हाँ अभी आ रहा है। कॉल आ गया था इसके वजह से हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। ओहो गाइस सुनो ना, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बच्चा लोग कि जब भी इसका स्लो स्पीड रहेगा तभी पार्टिकल को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वो नीचे से जब ऊपर जाएगा, देखो ना, जैसे अगर धरती हिलने लग जाए तो धरती के घूमने कारण पार्टिकल ऊपर जाएगा। अब ये कैसे समझाऊं, जैसे कोई टायर घूम रहा है, उस टायर को अगर आप ऐसा उंगली जस्ट हल्लू से टच करोगे तो आपके हाथ को रिएक्शन मिलेगा, आप पीछे आ जाओगे। बराबर। आप जब तक जोर से पूरी ताकत आके चिपका नहीं देते तब तक आप टायर के स्पीड से घूमोगे नहीं, लेकिन आप खाली हल्लू से टच करेंगे या हल्लू से पेंसिल टच करेंगे तो पेंसिल खट्टे से पीछे आती है। ऐसे ही पार्टिकल के नीचे का जो सरफेस है जब वो घूमता है तो वो घूमने के कारण हवा जो है खटाक से ऊपर जाती है, लेकिन जब वो खटाक से ऊपर जाती है तो ऊपर श्राउडिंग जो है उसको खटाक से नीचे भेजता है, तो पार्टिकल ऊपर नीचे करने लगता है और उस समय उसके कारण उसका मोमेंटम बढ़ता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है। जब उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है तो काइंड ऑफ वो ज्यादा समय तक प्लेट के साथ या इंपेलर के साथ कांटेक्ट बनाता है, और जितना ज्यादा कांटेक्ट बनाएगा उतना ज्यादा प्लेट का मोमेंटम लेगा, जितना मोमेंटम लेगा उतना उसका भी रोटेशनल स्पीड बढ़ेगा। तो ये घूमता है, हवा को उसकी वेलोसिटी मिलती है, उसके कारण हवा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर जाती है। जब हवा बाहर जाती है तो जितना सेंटर के पास की हवा है सब बाहर चली जाती है। जब बाहर चली जाती है तो यहाँ पे जगह खाली होने लगता है। जगह खाली होने का मतलब होता है वैक्यूम। जब सारे पार्टिकल बाहर जाएंगे तो यहाँ लो डेंसिटी एक्सपीरियंस होता है। दैट लो डेंसिटी काइंड ऑफ क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंस।
kind of creates a vacuum, and that vacuum is nothing but at the inlet of nozzle. This vacuum pulls the air from atmosphere. That air, when enters inside the nozzle, because of the convergent cross section, its pressure drops and velocity increases. Dropped pressure and high kinetic energy, air enters the impeller. Now air already has a kinetic energy. Because of that kinetic energy, it automatically goes outward. When it goes outward, its area increases, pressure increases, and while going outward, because of centrifugal force, its velocity also increases. हवा इंपेलर से बाहर जाती है तो उसका प्रेशर बढ़ता, वेलोसिटी बढ़ता, फिर हाई वेलोसिटी का जो हवा है डिफ्यूजर में एंट्री मारता है. डिफ्यूजर में जब एंट्री मारता है, डिफ्यूजर का भी एरिया इनलेट के मुकाबले आउटलेट का बड़ा होता है. एरिया बढ़ता है, डिफ्यूजर वेलोसिटी घटाता है, और वेलोसिटी घटने के कारण हवा का प्रेशर बढ़ जाता है. यही चीज केसिंग में भी होता है. केसिंग को ध्यान से देखो तो केसिंग का एरिया बढ़ता जाता, तो वेलोसिटी घटता जाता, बदले में प्रेशर बढ़ाया जाता. इसका डिजाइन ऐसा किया जाता है कि निकलने वाले हवा का वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, मतलब 100 गुना से 1000 गुना कम हो, 100 गुना से 1000 गुना कम हो, लेकिन बदले में बहुत सारा प्रेशर हो, और फिर आप हाई प्रेशर फ्लूइड को किसी एप्लीकेशन में भेज देते या सिलेंडर में स्टोर करते. सबको समझ में आया है? आया सर, समझ में. चलो फटाफट जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, आप अपने लिए खाली ऐसे बना के रखो. नोजल, इंपेलर, डिफ्यूजर, केसिंग, पट से बना लेते. सर एचटी कब खत्म होगा? आज. फिर सर कल से टीएमसी जरा लेट लो, 9:30 बहुत जल्दी होता है. नहीं भाऊ, ये जाऊ दे, लवकर सर वो अभी वो इस सेम के सब्जेक्ट कब स्टार्ट करने वाले हैं वो 27th. सर फिर टर्बो खत्म होगा, टॉन्टो खत्म होगा, उसके बाद छुट्टी कब मिलेगी हमको? एक आध 2 दिन तो छुट्टी दे दो. अभी रोज का 3 क्लास हो रहा है, कॉलेज के टेस्ट हो रहे हैं, कॉलेज के लेक्चर हो रहे हैं. अरे वो कॉलेज से मैसेज आ रहा, आप लेक्चर क्यों नहीं कर रहे? हम बोल रहे वो चौबे सर के पास जाते, तो वो बोल रहे डिग्री भी उनसे लो. अभी वो बोल रहे ओरल में दिखाते चौबे सर कौन है. हाँ कर दोगे सर उनको बात कर लो. सर जब नेक्स्ट सेम चालू होगा ना तो शाम को ही रखो 4 बजे क्लास. हाँ सर. 27 से क्लासेस विल बी ओनली ऑन इवनिंग. हाँ, और 3 दिन रखो. और एक बैच ऑनलाइन रखते. सर मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा सर. क्यों डियर, तेरा क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? मेरा क्लास है ना सर. अरे डियर, अपना क्लासेस इवनिंग को ही रहते हैं, क्लासेस तो इवनिंग को ही रहेंगे. अभी इंजीनियरिंग कर रहा तो इंजीनियरिंग कर लेना भाई. 4 साल हफ्ते में 4 दिन क्लास रहेगा, वो भी इवनिंग को रहेगा. 3 दिन था ना महाजन भाई, एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है? ये थोड़ा सा अब यहाँ से चीजें आपको तकलीफ देगी, तो ध्यान से सुनना. अभी मैंने जो आपको बातें बताई, चलो आपको एक बात बता देता हूँ. ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके 5वें यूनिट को कंसिडर करता ही है. आपको 5वां यूनिट का ट्रायंगल वायंगल आता ही है, ऐसा मान के चलता है. उसके अलावा ये चैप्टर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको थर्मोडायनेमिक्स भी आना चाहिए. वो आपसे नॉर्मल लॉज एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होना चाहिए. अभी जैसे आप लोगों ने यूनिट 4 कर लिया है, तो काइंड ऑफ आपको चीजें फैमिलियर लगेंगी. मतलब प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए. ओके, तो अभी ध्यान दो जरा, और आपको वर्किंग समझाता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है. ओके गाइस, 1 2 3 4 कंपोनेंट है. चारों कंपोनेंट में, एक सेकेंड ना होल्ड करना. हाँ मैंने झाड़ू लगा लिया है. सुनते बस करो गाइस, एक बार ध्यान से सुन लो मेरी बात, ठीक है? अभी यहाँ पे वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, देन उसके वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कुछ आपको अप्लाई करने आना चाहिए. जिसमें हम लोगों ने एक इक्वेशन रिवाइज किया था यूनिट 4 में, ये SFEE,
क्या बोलते हैं इसको? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टेडी फ्लो एनर्जी, ये क्या होता है? यह होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, व्हाई इज इट स्टेडी फ्लो? व्हाई डू वी से स्टेडी फ्लो? कोई कमेंट्स? does not change it. स्टेडी फ्लो इसलिए कहते हैं बिकॉज योर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्टेडी, बट द फ्लो कम्स बिकॉज इट इज फॉर ओपन सिस्टम वेयर फ्लूइड आर फ्लोइंग। यहाँ पे फ्लूइड फ्लो होता है ना डियर, इसलिए उसको फ्लोइंग फ्लूइड का एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। स्टेडी क्यों बोलते हैं? बिकॉज थिंग्स डोंट चेंज विद टाइम। मतलब शुरू में जो उसका स्टेटस है और लास्ट में जो उसका स्टेटस है माइट बी डिफरेंट, बट द शुरू का स्टेटस एंड द लास्ट का स्टेटस विल नेवर चेंज विद टाइम। और रादर बीच में कहीं पर भी आप जाओगे तो चीजें समय के साथ नहीं बदलती। कंप्रेसर जैसा 1 बजे काम कर रहा था वैसा ही 10 बजे भी काम करेगा। दैट्स व्हाई देयर कम्स अ वर्ड स्टेडी। फ्लो बिकॉज फ्लूइड इज फ्लोइंग, एंड फ्लोइंग टर्म्स कम्स फॉर द टाइप ऑफ सिस्टम जिसको कहते हैं ओपन सिस्टम। एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, लेकिन ओपन सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर के साथ साथ मास ट्रांसफर, जिसको बोलते हैं फ्लोइंग फ्लूइड। फ्लूइड का मास भी फ्लो होता है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लो आता है। एनर्जी इक्वेशन इज गिवन फॉर द फर्स्ट लॉ। ओके, तो ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या था? इक्वेशन Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा H प्लस डेल्टा KE प्लस डेल्टा P। कुछ याद भी है क्या? डेल्टा P। हाँ सर। हाँ, क्या है ये डियर? क्या है यहाँ पे? ये क्या है? क्या है ये? ये क्या टर्म है? हीट ट्रांसफर। ये क्या है? वर्क डन। वर्क ट्रांसफर। ये क्या है? वर्क ट्रांसफर। चेंज इन एंथैल्पी। ये क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोटेंशियल। और ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। परफेक्ट। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? आप ये जो इक्वेशन है ना, आप लोगों ने अभी तक बचपन में ओवरऑल कंप्रेसर को डायरेक्ट लगाया, डायरेक्ट कंप्रेसर को लगाया। मतलब अगर मैं इसको डायरेक्टली कंप्रेसर को लगाऊं तो कंप्रेसर में भी ये डायरेक्ट इक्वेशन लगाया जा सकता है। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड एडियाबेटिक? थोड़ा थोड़ा। ट्रांसफर। हाँ, एडियाबेटिक का मतलब जहां पे हीट ट्रांसफर ना हो। कंप्रेसर्स एंड टरबाइन्स में हीट ट्रांसफर होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंप्रेसर, टरबाइन, इन इंजिन्स में हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इन्होंने हीट पहले से लेके आना चाहिए या फिर छोड़ के आना चाहिए। टरबाइन ने क्या करना चाहिए? हीट लेके आना चाहिए। कंप्रेसर ने क्या करना चाहिए? हीट छोड़ के आना चाहिए। इनका मेन पर्पस क्या होना चाहिए? इनका मेन पर्पस होना चाहिए फ्लूइड का या तो प्रेशर गिराओ या तो प्रेशर बढ़ाओ। टरबाइन में प्रेशर गिरता है और कंप्रेसर में प्रेशर बढ़ता है। इनका मेन पर्पस होता है वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर नहीं। हीट ट्रांसफर कहाँ पे होता है? हीट ट्रांसफर होता है बॉयलर हो गया, ओके, ऐसे डिवाइसेस में, कंडेंसर हो गया, इवोपरेटर हो गया। ये जो डिवाइसेस यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है। तो जब भी कंप्रेसर जैसा यूनिट आएगा या टरबाइन जैसा टॉपिक आएगा, नोजल आएगा, वहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। हीट ट्रांसफर शुडंट बी डन, इसलिए उनको एडियाबेटिक बोलते हैं। एडियाबेटिक का मतलब हीट ट्रांसफर ना होना। और जब हीट ट्रांसफर नहीं होता है तो एंट्रोपी के टर्म में उसको क्या बोलते हैं? एंट्रोपी कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक। जब भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है तो ऐसे सिस्टम में वर्क ट्रांसफर अगर हो रहा हो, अगर ऐसे सिस्टम में वर्क ट्रांसफर अगर हो रहा हो तो उनको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। जब भी कोई सिस्टम में हीट ट्रांसफर ना हो रहा हो लेकिन वर्क ट्रांसफर हो रहा हो तो वो सिस्टम में जो प्रोसेस होता है उन्हें आइसेंट्रोपिक कहते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हीट ट्रांसफर, म्यूट रखो, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है इसलिए आइसेंट्रोपिक तो पता था, लेकिन ये वर्क ट्रांसफर कहां से पिक्चर में आ गया? ये मैं सारी बातें आपको बताऊंगा
at the end of this month when we start rack. आपको आज के डेट में ये समझना चाहिए फिलहाल कि हीट ट्रांसफर जब नहीं होता है तो उसको आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। मतलब जब भी कोई भी सिस्टम में वर्क ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि टरबाइन या कंप्रेसर, ये लाइन याद रख लो, टरबाइन या कंप्रेसर ऐसा कोई डिवाइस है, तो टरबाइन या कंप्रेसर में वर्क का या तो आना होता है या तो जाना होता है। कंप्रेसर में वर्क आता है अंदर सिस्टम में। वर्क क्यों आता है? कौन वर्क देता है इसको? मोटर। बिजली आप देते हो, कंप्रेसर में आप बिजली देते हो, इसलिए मोटर घूमता है, मोटर घूमता है, इसलिए वर्क सिस्टम के अंदर आता है। दैट्स व्हाई वी से वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम। टरबाइन में क्या होता है? टरबाइन में वर्क निकलता है उसमें से। जब उसमें से वर्क निकलता है तो बदले में शाफ्ट घूमता है, जनरेटर घूमता है, बिजली बनती है। जब भी बिजली बनेगी या खाई जाएगी, जब भी बिजली बनेगी या फिर कंज्यूम होगी, मतलब वहां पे वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ये याद रखो। जब भी बिजली बनेगी या कंज्यूम होगी वहां वर्क ट्रांसफर होता है। और जब जब वर्क ट्रांसफर होगा कोई ऐसा सिस्टम है और वहां पे अगर हीट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हो रहा है तो वो प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। अब अगले बस इतना याद रखो, इसका लेवल हम बढ़ाएंगे समय के साथ, बट फिलहाल इतना याद रखो। क्या याद रखना है? जब भी कोई सिस्टम में वर्क ट्रांसफर हो रहा है, मतलब या तो बिजली बन रही है या तो बिजली वो कंज्यूम कर रहा है और वो सिस्टम में हीट का आना जाना नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम में एंट्रोपी नहीं बदलती, entropy remains constant. That's why whenever people say if there is a turbine or if it's a compressor, will the process be isentropic or not? You have to say with confidence it is an isentropic process ideally. Ideally. Actually क्या होगा? It want to be isentropic, but because of friction it won't be isentropic. And then in picture comes the term called as isentropic efficiency. Okay? ठीक है, फिलहाल के लिए याद रखो, आइडियल केसेस में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वर्क ट्रांसफर हो रहा है, तो प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक। म्हणजे आइसेंट्रोपिकली नोजल में हवा एंट्री मारेगी, प्रेशर घटेगा, हवा एंट्री मारेगी, प्रेशर घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। फिर इंपेलर में यहाँ पे एरिया बढ़ रहा, इसलिए प्रेशर बढ़ रहा, वेलोसिटी बढ़ रहा। डिफ्यूजर में भी वही हो रहा, एरिया बढ़ रहा, प्रेशर बढ़ रहा, लेकिन क्योंकि ये स्टेशनरी बॉडी है इसलिए वेलोसिटी घट रहा। एंड जैसा डिफ्यूजर वैसा केसिंग। अब ये जो इक्वेशन है ये हमें सब में लगाना सीखना है, आज का इतना ही पर्पस है बस। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में अपने को बदले में क्या मिलता एंड में? कंप्रेस्ड हवा। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का एक ही पर्पस है, कंप्रेस्ड हवा। टरबाइन का मेन पर्पस क्या है? बिजली बनाना। टरबाइन में कोई कंप्रेस्ड गैस दिया जाता है, बदले में वो बिजली देता है। कंप्रेसर में बिजली दिया जाता है, इसलिए बदले में कंप्रेस्ड फ्लूइड मिलता है। टोटली उल्टा है मतलब। एग्जैक्ट उल्टा। ओके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये दिमाग में बिठा लेना, ये कहीं लिखते नहीं है, ये पता होना चाहिए। कोई लिखता नहीं कोई किताब में, ये पता होना चाहिए। अच्छा, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इक्वेशन अभी हम यहाँ पे 1 2, अच्छा अगर आप ध्यान से देखो डिफ्यूजर और केसिंग का वर्किंग सेम है ऑलमोस्ट, है ना? डिफ्यूजर और केसिंग का वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए ना इनको टुगेदर ट्रीट किया जाता है। आपके सिलेबस में टुगेदर ट्रीट किया जाता है। हाँ डियर। सर प्रेशर बढ़ता है तो वेलोसिटी घटता है ना? हाँ डियर। हाँ, तो सर इंपेलर में प्रेशर भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है। हाँ, उधर प्रेशर बढ़ने के कारण वेलोसिटी घटना चाहिए, लेकिन आप उसमें एडिशनल एनर्जी दे रहे हो ना, बाहर से बिजली दे रहे हो ना, जिसके कारण इंपेलर घूमता है, और वो इंपेलर के घूमने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करता है पार्टिकल, इसीलिए उसका वेलोसिटी बढ़ता है। ओके? हाँ। बच्चा हैंग हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो इतना अगर समझ गया है तो वी नीड टू अप्लाई दिस इक्वेशन। याद रखना यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हर जगह ये 0 होगा। ये भी याद रखना कि सब लोग ऑलमोस्ट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे, मतलब हवा का मास इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, इसलिए अगर कोई कंपोनेंट थोड़ा ऊपर नीचे हाइट में होगा तो भी उसके पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव नहीं आने वाला, इसलिए ये टर्म भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, चेंज इन पोटेंशियल भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो इसमें आपको पूरे
सिस्टम में ये तीन चीजों पे ध्यान देना है, जिसमें W सिर्फ इंपेलर के समय आएगा, W सिर्फ इंपेलर के समय आएगा, बाकी डेल्टा H और डेल्टा K हर समय आएगा। डेल्टा H क्या है? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड। डेल्टा K क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² आप बोल सकते हो। ओके, समझ में आया सभी को बच्चा लोग? चलो इतना समझ गया अगर, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि जैसे मैंने चैप्टर नंबर 4 में वेलोसिटी को c से डिनोट किया, मैं यहां पर भी वेलोसिटी को c से डिनोट करूंगा। समझा? क्यों करूंगा बताओ? हवा। वॉल्यूम यहाँ पे भी चेंज होता ना, क्योंकि यहाँ पे गैस लॉ आएगा, PV इक्वल टू MRT, और जब आप PV इक्वल टू MRT लगाएंगे तो V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वॉल्यूम है कि वेलोसिटी है। सो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन वी विल ऑलवेज रेफर वेलोसिटी बाय c, वी विल ऑलवेज रेफर वेलोसिटी बाय c। समझा? सर एक डाउट है, पूछो क्या? पूछना यार, क्या तू सर पहले ही बोलने का ना, अभी वापस कट करना पड़ेगा। वो वापस निकालना क्या अभी? चेंज अरे सगळ्यात वरच्या पट्टीतल्या इन दिस युनिट वेलोसिटीला c मानणार आहे। तू टेंशन मत ले, तू बाय द एंड ऑफ टॉपिक बताना भी नहीं पड़ेगा, अच्छे से दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे वेलोसिटी बाय c। ठीक है, क्या वॉल्यूम को हम लोग लिखेंगे v एंड वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे c। खत्म। सर आपने बोला था कि Q 0 रहता और W डेल्टा H अपने को लगता, और P के बारे में वो क्यों 0 रहता, वो नहीं समझा। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी इंड्यूस्ड इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ चेंज इन अल्टीट्यूड, चेंज इन हाइट। हाइट बदलता तो पोटेंशियल एनर्जी बदलता। भाई देख, बहुत ऐसा किलोमीटर का अगर हाइट है तो किलोमीटर के हाइट में पोटेंशियल एनर्जी में इतना बदलाव आएगा क्योंकि मास बहुत कम है। P का फॉर्मूला क्या होता है? mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। मास जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, बराबर ना? अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, एक तो मास कम है, ऊपर से हाइट भी ज्यादा बदलता नहीं है। ऑलमोस्ट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कंप्रेसर का सारा कंपोनेंट होता है, मतलब ये इनलेट आउटलेट ऑलमोस्ट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं, मतलब हल्का ऊपर नीचे में फर्क रहता है खाली। नोजल का ये इनलेट है, ये आउटलेट है, क्या ही पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा क्योंकि लेवल ज्यादा बदला नहीं। इंपेलर के इनलेट में, इंपेलर के आउटलेट में ज्यादा हाइट का फर्क नहीं है, तो क्या ही h है, h बहुत नेग्लिजिबल है, कुछ सेंटीमीटर mm में रहेगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा नहीं। इसलिए इस टॉपिक में आपका जो ज्यादा बदलेगा दैट विल बी ओनली डेल्टा H और डेल्टा K एंड W विल बी ओनली इन वन केस, दैट इज इंपेलर। अच्छा, तो अभी यहाँ पे अपने को ये इधर चिपकाने आना चाहिए एक एक करके। तो आपने अगर ये डायग्राम बना लिया था तो खाली अपने लिए ये लिख के रखो, ये एक ऐसे डब्बे में लिख के रखो, Q is 0। इसका मतलब समझ में आ रहा? हाँ समझ में आ रहा ना। ये एडियाबेटिक, ओके, एडियाबेटिक है, भगवान के पट्टे में लिखा तो भी चलेगा। एडियाबेटिक इसका मतलब वर्क ट्रांसफर, ये हो गया आइसेंट्रोपिक इसका मतलब है वर्क ट्रांसफर। एडियाबेटिक मतलब नो हीट ट्रांसफर, एंड इफ देयर इज अ वर्क ट्रांसफर देन द प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक। सर आप बोले कि रियल में आइसेंट्रोपिक नहीं होता, तो फिर क्या होता है, मतलब पॉलीट्रोपिक होता है क्या? यस, एवरी प्रोसेस इन द वर्ल्ड इज पॉलीट्रोपिक। ओके, उठ रहे क्या अभी? ओ भाई थांबा की हे झालं? ओके, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, हे लिहून घ्या इक्वेशन, अभी मैं हर बार पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों लिखूंगा, ये आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग के पिछू, बैक ऑफ योर माइंड। ओके, बस ये मेरे को लगान दो, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं नामकरण करता हूँ, ठीक है? नहीं देते हम किसी को, लगान सिर्फ गवर्नमेंट को देते। हाँ, वेरी गुड। सुनते, ये इक्वेशन लगाते, कैसे लगाएंगे? नोजल के पहले अपन बोलेंगे 0 1, फिर इंपेलर के पहले अपन बोलेंगे 1, इंपेलर के बाद में अपन बोलेंगे 2, और फिर इसके बाद में बोलेंगे 0 2।
मतलब प्रोसेस कैसा है, 0 1 से 1, 1 से 2, 2 से 0 2, समझा? प्लीज बोलो किसे नंबरिंग किया? 2 से 0 2 मतलब 0 1 से 0 2 इनको बोला जाता है स्टैग्नेशन। यहाँ पे वही- काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होता है। स्टैग्नेशन पॉइंट्स क्या बोलते हैं इनको? स्टैग्नेशन पॉइंट्स। पहली बार सुना है शब्द। हाँ, स्टॅग्नंट whenever things are stagnant म्हणजे कायनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल असतो तिथं. whenever the kinetic energy is negligible and only pressure is there, that point is called as stagnation point. पिटोट ट्यूब में भी सीखा था अपन ने, पहली बार थोड़ी सीखा ना लाइक। ओके, स्टैग्नेशन पॉइंट। उसके बाद में 1 और 2 को कहा जाता है स्टैटिक पॉइंट। स्टैटिक पॉइंट, स्टैटिक पॉइंट का मतलब होता है जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल प्रेशर दोनों हो, उसको स्टैटिक पॉइंट्स कहते हैं। जहां पे प्रेशर स्टैटिक प्रेशर कहलाता है। A pressure at a particular point where kinetic energy of a fluid also exists is called as static point. म्हणजे काय? लिखना है सर, ये लिखना है। हाँ, तो तुम्ही हे लिहून घ्या। 0 1 0 2 म्हणजे स्टॅग्नेशन पॉइंट है, and 1 and 2 म्हणजे स्टॅटिक पॉइंट है। 1 2 3 4 क्यों नहीं लिया? बताऊंगा, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी हो जाता है। कई बार न्यूमेरिकल सिर्फ इनलेट से आउटलेट पे सॉल्व करना पड़ता है, तो बीच में कुछ नहीं करना पड़ता, तो वो नोटेशन कभी नहीं बदलेंगे अपन। इट विल ऑलवेज बी 0 1 0 2। कभी कभी आपको जूम करके सॉल्व करना पड़ता है, तो उधर स्टैटिक पे भी जाना पड़ता है। स्टैग्नेशन पॉइंट में वेलोसिटी कम होता है ना, मतलब नेग्लिजिबल। स्टैग्नेशन पॉइंट पे प्रेशर के मुकाबले काइनेटिक बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है, जीरो नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है। और स्टैटिक में मतलब ये 1000 गुना छोटा हो सकता है काइनेटिक यहाँ पे, और यहाँ पे स्टैटिक में दोनों सब्सटैंशियल होते हैं। जहां पे अपन बर्नौलीज लगा सके, जहाँ पे बर्नौलीज काम आता है, वो स्टैटिक पॉइंट होता है। मतलब यहाँ पे प्रेशर भी होता है, पोटेंशियल भी होता है, काइनेटिक भी होता है, वो स्टैटिक पॉइंट होता है। ओके ओके, 0 1 0 2 स्टैग्नेशन, 1 2 स्टैटिक। नंबरिंग में देखो 0 1 0 2 यहाँ पे लिखा है और 1 2 यहाँ पे लिखा है, सब कुछ झेपा है? ओके, चलो ओए, अभी सिर्फ एक एक करके लगा देता हूं इक्वेशन, फिर छोड़ देता हूं। लिखो, अप्लाइंग SFEE इन पहला 0 1 2 1, अप्लाइंग SFEE इन 0 क्या हुआ सर? बुलावा आया। बीच बीच में जब आज बात जा रहे बाहर। अरे तो टीम पिन कितीच होते, बॉल लागला नाही तरी अपील करतो। त्यांची बॉलिंग बघितली का कसली, अर्धी फेकतातच डायरेक्ट अंगावर। मी आता बहुत दोन खपखप कसला शेकावलाय त्यांनी अरे पुजाराला आले का माऊस त्या टीम पेनला तर मी ड्रीमिलियनच्या टीम मध्ये पण घेणार नाही त्याला। 0 1 2 1 लिखा, 0 1 2 1 लिखा। अभी ध्यान दो, चलो अभी 0 1 2 1 में अपने को ये इक्वेशन को यूज करना है। सुन रहे क्या? आवाज आ रही? हाँ, बोलो बोलो बोलो। ओके, तो ये इक्वेशन में 0 1 2 1 लगाना है अपने को, तो नोजल में लगाना है इन शॉर्ट। 0 1 2 1 म्हणजे क्या? नोजल में लगाना है अपने को। जब आप इसको नोजल में लगाएंगे तो नोजल में हीट ट्रांसफर कभी नहीं होगा। इस तो पूरे टॉपिक में हीट ट्रांसफर कहीं नहीं होगा। नोजल स्टेशनरी है, वो हिल भी नहीं रहा है, इससे उधर वर्क ट्रांसफर भी नहीं होगा। ओके, वो वर्क ट्रांसफर भी नहीं कर रहा है। दूसरा, डेल्टा H will exist which will be H1 minus H01, जेबा फाइनल माइनस इनिशियल, जेबा क्या, which can be written as m dot into H1 minus H01, m dot into H1 minus H01। कैपिटल H का क्या मतलब होता है? m into स्मॉल h। ओके, दूसरा डेल्टा के का फॉर्मूला कोई बताएगा? हाफ mv स्क्वायर, 1/mv स्क्वायर। यहाँ पे v की जगह पे c यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा m डॉट बाय 2 इनटू c फाइनल क्या है? 2 है, नहीं 1 है ना, c फाइनल है 1 और इनिशियल है नॉट 1, स्क्वायर झेपा। सर ये तो 0 हाँ होगा ना? सर,
C010 होगा। हाँ हाँ, लेकिन इतना झेपा। हाँ अच्छा, ये जूल में हैगा, इसको किलो जूल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000 किया तो किलो जूल हो गया। इधर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m डॉट बाय 2000 इंटू C1 स्क्वायर, बिकॉज C01 इज नेग्लिजिबल। जेबा, अरे हाँ सर। हाँ, क्या बोला मैंने? नॉट 1 से 1 नोजल है, Q 0 है, W 0 है, डेल्टा H यहाँ पे चिपकाओ, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चिपकाओ, एंड साथ ही साथ डेल्टा PE ऑल्सो विल बी अप्रोक्सीमेटली 0। इन सबको उठा के चिपकाओ, एंड फाइनली इक्वेशन कैसा दिखता है बताओ। शुरू करो। इसे और 3 इक्वेशन है क्या बड़े बड़े? ऐसे 2 और है। ऐसे 2 और है, ये खाली समझ के लो प्लीज, इसको टपकाओ मत, पूरा समझ के लो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, बस इतना पढ़ाऊंगा। इसको लो, इसमें चिपकाओ, 0 0, इसकी जगह पे ये आएगा, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ये आएगा, और P की जगह पे 0 आएगा। तो इससे बोल रहे जैसे अभी लेक्चर स्टार्ट किया और अभी आपने इसी करे, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, यही पढ़ा रहा। मतलब इससे पहले कुछ पढ़ा ही नहीं क्या हमने 1 घंटा? नाराज हो गया। नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते डियर। मुझे बताओ, ये लिखा था आपने स्टैटिक स्टैग्नेशन? हाँ। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, और कोई कंपोनेंट नहीं समझा तो पूछ लेते। आने के लिए जाना है। हाँ, वो भी मौका मिलेगा आपको। छोटू भाई, दुकान पे बैठा होगा। छोटू भाई पूजा करने गए क्या? नहीं, इधर ही हूँ सर। हाँ, वेरी गुड डियर। सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या जाएगा? 0 इज इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा H के पे आ जाएगा m डॉट इंटू H1 माइनस H01 प्लस m डॉट अपॉन 2000 C1 स्क्वायर, बराबर लिखा, प्लस 0। ओके, इतना समझ गया है अगर आपको तो काफी है। जो 0 हो जाएगा। क्या डियर? m डॉट को अगर कॉमन लिया तो वो उधर जाके 0 हो जाएगा। हाँ, तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसा वहां पे फॉर्मूला था वैसे दिख रहा है ना फिर तो। C1 स्क्वायर अपॉन 2000 विल बी इक्वल टू m डॉट H01 माइनस H1, बराबर ना? बराबर। ओके, फिलहाल इतना खाली लिख के रखो, काफी है, इससे ज्यादा नहीं, इतना लिख के रखो। With this we are done for today. मिलते हैं कल। छुट्टी है। मिलते हैं 27 के बाद। भाई इतना समझ में आया सभी को? ओके, सेकंड लिखो, सेकंड 2 लिखो, 2। देखो ना, अभी इसके को भी आ रहा है, इसके को भी। सर आज सर सर एक काम करो, आज थोड़ा सा टर्बो कम लो, थोड़ा कॉलेज का एक कंफर्म डिसीजन आने दो। आइकन है सर, टर्बो है ना, टर्बो कम लो और ST खत्म ही कर डालो। क्यों मतलब ये करना, टर्बो थोड़ा सा कम ले लो। उसमें कोई डाउट नहीं है, वो खत्म ही हो रहा है वैसे भी। अरे सर, पर आप अभी 11:15 बज रहे हैं, आप 11 बजे तक लोगे, फिर 15 मिनट छुट्टी दोगे, फिर हम आएंगे। इससे अच्छा जल्दी लो, जल्दी खत्म करो, एक सब्जेक्ट का टेंशन खत्म हो जाएगा। और श्री प्रसाद बोलता है छोड़ने के लिए गड़बड़ नहीं करता। हॉस्पिटल में भी जाने का है दवा लेके, तो इसलिए लेक्चर तो नहीं कर पाऊंगा मैं ST का, तो बाद में ले लो। आखिरी लेक्चर है, कैसे सब बच्चे लाइव करना चाहिए लेक्चर। इमोशनली बोल रहा है बच्चा, वो बहुत सुन लो इसके बाद। हाँ, उसके आंखों से पानी आ रहा है, बहुत सर, मैंने फील किया, उसके आंखों से पानी आ रहा है। भाई, 1 साल बाद 24 सर का चेहरा नहीं दिखेगा। प्रसाद भाई, और मैं नहीं बोल रहा, करण बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। अभी एकदम चुप बैठो और सुनो ना। अभी कैसा है, यही कॉमन चीज चालू है, एक ही मोमेंटम है, मोमेंटम ब्रेक होता है, फिर से बहुत सारी बातें होती है। अभी टाइम पास मत करो, चलो। हाँ, यहाँ पे चाहते नहीं। हाँ ना, प्रोसेस 1 to 2 क्या है डियर? क्या है प्रोसेस 1 to 2? इम्पेलर।
2 मिनट में हो जाएगा। इम्पेलर 1 to 2 है। अब यहाँ पे इस पिछले वाले में क्या बदलाव आएगा आप खुद बताएंगे मुझे। Q क्या रहेगा? 0 रहेगा। W क्या रहेगा? कुछ तो रहेगा, WC कुछ तो रहेगा, WC। ये रहेगा माइनस WC माइनस Q क्योंकि दे रहे हैं हम, उसमें क्योंकि हम वर्क दे इनपुट, रहे हैं। वर्क इनपुट डिवाइस। टरबाइन होता तो पॉजिटिव होता, कंप्रेसर है तो नेगेटिव। ओके, WC डेल्टा H का क्या होगा? m डॉट इंटू H2 माइनस H1 बराबर। हाँ सर। परफेक्ट। डेल्टा के ई बता दो फटाक से। डेल्टा के ई क्या हो जाएगा? m डॉट अपॉन 2000 C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर। क्या बात है। 1000 रुपए पेटीएम कर दो उसे। अच्छा महादेव डेल्टा पी क्या होगा? आप मजा ले रहे हो उसकी। अरे क्या बात है, क्या बात है, आज छुट्टी सर, आज टर्बो को छुट्टी है अभी। आपकी जिंदगी सफल हो गई आज। आयटम ने पप्पी दिली त्याला, आयटम ने पप्पी रिकॉर्ड हो रहा है, सर का रिएक्शन है। महाजन को एक ही चीज दिखाई देता है। गणित छे हो। महाजन है ना बहुत वो, कुछ है। इसलिए बोल रहा है कॉलेज जल्दी से स्टार्ट करो। किक कर दे उसको जल्दी। महादेव फायर। सर आज महादेव सुबह सुबह महादेव के मंदिर में जाके आया ना। वेरी गुड वेरी गुड। चिपकाओ ये 0 माइनस WC खटैक खटैक खटैक, और इधर मैं लास्ट इक्वेशन लिखूंगा। वर्क का क्या कहता था? वर्क मतलब वर्क इनपुट डिवाइस है ना। कंप्रेसर को वर्क दिया जाता है। व्हेनेवर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, व्हेनेवर वर्क इज डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। इसको आपने बिजली दिया है, इसने नेगेटिव दिया है आपने, आपका नुकसान हो गया। आपको अगर टरबाइन होता तो मिलता, तो आपका फायदा होता, तो पॉजिटिव। उठाओ चिपकाओ बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। 0 इज इक्वल टू माइनस WC प्लस m डॉट H2 माइनस H1 m डॉट H2 माइनस H1 प्लस m डॉट बाय 2000 m डॉट बाय 2000 C2 स्क्वायर माइनस C1 C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर खटाए प्लस 0 महादेव भाई आपको तो सब समझ गया, आप तो बहुत स्मार्ट निकले। का शिक्षक बनना सफल हो गया आज। आज हमें खुशी हुई, आपने खुद से बोला डियर। गुरु जी का प्यार। अभी HT लेने का बाकी है। रियल डाउट आने बाकी है। कॉलेज वालों का मैसेज आ रहा, ऑल आर इंस्ट्रक्टेड टू जॉइन DME2 लेक्चर। अभी उनको क्या बोलूं? उनको बोलो आ रहा हूं, लॉगिन करके आ रहा हूं, लॉगिन करके छोड़ दो उनको। गरम करके छोड़ दो। गरम करके हमेशा गरम करके छोड़ देती है। तेज आहे इथं बोललाय, लग्नानंतर करू नको। टिकल करके नाही तर करण्याला ना आम्हाला उपस्थिती द्यायला लागन बघ। तुला कसं माहित? अरे त्याने एकदा माझ्यासोबत डिस्कस केलं होतं प्रॉब्लेम, मी त्याला डॉक्टरचा पत्ता वगैरे दिला होता सगळं। मिलेगा बुधवार। शर्मा जी से क्या शर्माना है। डैनियल्स का देख के भी उसको फीलिंग नहीं आती, तो अभी क्या करेंगे? जरूरी है बहुत। रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्डिंग चालू करो। यो ये वो है। महाजन अभी चुप आज रहे। बच्चों की बाहर आ रही है। आपले जोक ऐकून सर बघ ना कसले कवळ्या हसतायत। सर मैंने उड़ानी डैनियल्स को ना पास अभी सर बच्चों में ये जोक मारेंगे, हवा करेंगे। महाजन वो बोलेगा नहीं अभी, वो बोलेगा नहीं। अभी कुछ नहीं बोलेगा और बाद में बोलेगा अभी वो प्राइवेट पे मैसेज करेगा, एक दो गाली देगा, गाली गुलच करेगा वो। हाँ बोलेगा काय रे महाराज का गया था। लेक्चरला काय म्हणलं म्हणून मी एक्झिट केलं होतं, मी होतो। रोज महाजन भाई आ जाओ लास्ट 2 to not कल आपको लेंगे फिर। नहीं 2 to not 2 क्या ये भाई तेरी टेस्ट बदल गई है। नहीं रे भाई, लेंगे मतलब वैसा लेंगे नहीं। हाँ बस शट अप नाउ। डिफ्यूजर प्लस केसिंग। सुनो 2 से not 2 डिफ्यूजर प्लस केसिंग। तुम्ही सांगा क्यू चं काय होईल? 0 शून्य तो ऑब्वियसली। W चं काय होईल?
0 शून्य। कैसा कड़क। W डेल्टा एच का क्या होगा? m डॉट 0 to minus h0 to minus h2। क्या बात है। डेल्टा के का क्या होगा? महादेव सांग महादेव। m dot upon 2000 m डॉट अपॉन 2000 c02 square minus c2 square मायनस C2 स्क्वेअर। याचा काय होईल? हा शून्य असेल। हाँ सर नेग्लिजिबल बरोबर। म्हणजे हे काय होईल? मायनस m डॉट अपॉन C2 स्क्वेअर अपॉन 2000 बराबर। यस सर। ओके, और डेल्टा पी का क्या होगा? 0। हाँ वेरी गुड, चिपका लो। अभी इस सेम के सब्जेक्ट हम महादेव के पास लगाने वाले क्लास का बिजनेस डूब गया अभी। वो सब तो ठीक है, मुझे महादेव महादेव कितना पी लेगा? वैसे भी मेरे पास सारे लेक्चर है, किसी को चाहिए तो बोलो 2000 में दे दूंगा। ये आपका बिजनेस चुरा रहे। इसी बिजनेस। अभी भारत की शादी हो गई, अभी वो ग्रुप का नाम बदलने पड़ेगा कुछ तो। सुनो ना, लास्ट का इक्वेशन बताना पट से। सर आपका नाम लिखोगे? जीतू का भंडारा लिखूंगा। इक्वल टू 0 प्लस m डॉट इनटू h02 माइनस h2 प्लस आएगा कि माइनस आएगा? छोटा जीतू लोडिंग नाम रखो रे ग्रुप का। m डॉट अपॉन छोटा जीतू की तयारी। छोटा जीतू लोडिंग। लोडिंग छोटा जीतू लोडिंग एवढंच ठेव। हाँ, छोटा जीतू लोडिंग। जब होगा तब नाम बदलेंगे। सर भंडारा कब है आपका? भंडारा कब है? क्या बोल रहे हैं बच्चे, समझ अरे भंडारा मतलब गाँव जीवन कब है आपका? चलो आज का टॉपिक यहीं पे रोकते हैं। अपन मिलेंगे सीधा कल सुबह 9:30 फॉर सेम लेक्चर।